बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज एक दफा फिर बात होगी पाकिस्तान की और उसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। और बीच में जो थोड़ी सी आइस मेल्टिंग शुरू हुई है कुछ दिन पहले, तो उस हवाले से हम लोग कोशिश करेंगे कि बात करें। लेकिन लगता ऐसा है कि कुछ अनासिर जो हैं शायद बॉर्डर के दोनों साइड पे वो नहीं चाहते कि ये जो बेहतरी आने की कोशिश हो रही है या बेहतरी आ रही है इसको खत्म किया जाए। तो इस पे बात करेंगे और हमारे पास एक दफा फिर जबरदस्त किस्म का पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। दो हमारे बहुत अच्छे दोस्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। केसवर क्लासरा साहब, आप लोग सब जानते हैं उनको, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब ज्वाइन करने का। और हिंदुस्तान से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे भाई आशीष सिंह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आगाज करेंगे आशीष भाई आपसे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आशीष भाई आपसे शुरू करूंगा कि जब एलओसी के ऊपर बातचीत हुई एक हफ्ता 10 दिन पहले, डीजे मॉस के बीच में राब्ता हुआ और थोड़ी सी मतलब एक चीज हमें एक उम्मीद, बहुत बहुत मामूली सी उम्मीद है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खुशफहमी में न हमें और न आपको रहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अच्छी एक खुशगवार हवा का झोंका लगा। आप एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आप एक वहां के बड़े चैनल पे शो करते हैं और जर्नलिस्ट है, तो आप देख रहे होंगे क्या नजर आ रहा है हिंदुस्तान के लोगों के हवाले से। अगर हम बात कर लें, हुकूमत के हवाले से बात कर लें, तो क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से? कसवर भाई से फिर पूछूंगा। देखिए फकार, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड कसवर जी को मेरा नमस्ते, आपके सारे व्यूअर्स को भी। कमिंग बैक टू द पॉइंट क्विकली कि देखिए इसके मल्टी लेयर चीज है। ये जितनी इजी दिखती है, देयर इज ऑलवेज गोना बी मच मोर देन मीट्स द आई। इट्स सर्टेनली नॉट गोना बी कि बस ये इतना सिंपल अनाउंसमेंट है, ऐसा है नहीं। स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन और पाकिस्तानी आर्मीज की बात करें और पैरामिलिट्रीज की बात करें, पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ पर भी आई बिलीव ये एप्लीकेबल है, जो 25 फरवरी 2021 से लगभग 10 दिन हो गए हैं तब से ये एप्लीकेबल हुआ है। इतना इजी लगता नहीं है। अब इसके लिए लेयर्स है, इसके डोमेन है। बहुत क्विकली मैं शॉर्ट में सारे डोमेन को टच करना चाहूंगा। पॉलिटिकली ऑब्वियसली वेलकमिंग होगा। पब्लिकली अगर आप देखें यहाँ पर जिस तरह के लोगों की अगर हम राय जानने की कोशिश करें, ऑब्वियसली वेलकमिंग होगा। खून खराबा किसी को नहीं चाहिए। मीडिया में भी उसको लेकर काफी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं। न्यू दिल्ली में एटलीस्ट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान का मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाया हूँ कि वहां पर उसे किस तरह से देखा गया, लेकिन इंडिया में इसे काफी अच्छे तरीके से देखा गया है। लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूँ वो है वेस्टर्न मीडिया, जो कि कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एक्टिव और फोकस रहता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमेंट्री किया नहीं है वेस्टर्न मीडिया के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें। तो ये मेरे लिए एक स्पेसिफिक ऑड मैन आउट वाली सिचुएशन लग रही है कि जो वेस्टर्न मीडिया लगातार कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान इश्यूज पे इतने ज्यादा, छोटे छोटे इश्यूज पर भी इतना हाईलाइट करते हैं, वो इस बार इतना ज्यादा चुप क्यों है। दूसरी बात, ये एक मीडिया प्रोडक्ट हो गया। मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकली ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन एप्रीहेंशन है जो आपने बोला कि इंडिया इसे किस तरह से देख रहा है। सभी में ये एप्रीहेंशन है कि कितना लंबा चलेगा। अच्छा है, शुरुआत हुई है, गुड इनिशिएटिव फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेकिन ये दूर तक चलनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी प्रकार हम सब जानते हैं कि बहुत सारे अग्रीमेंट साइन हुए। ये तो फिर भी वर्बल अग्रीमेंट ही है, ये कोई नया शिमला अग्रीमेंट तो साइन हुआ नहीं है। बहुत सारी चीजें इससे पहले साइन हुई हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट्स इस तरह से बने हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बने हैं, डीजीएमओ चीफ लेवल पर, एनएसए लेवल पर, प्रेसिडेंट लेवल पर बने हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट बहुत लंबे समय तक हो नहीं पाता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि कितना दिन तक ये चलता है। अभी लगभग 10 दिन में ठीक ठाक है, काफी कुछ अंडर कंट्रोल में है। दूसरी बात, स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें, तो इससे पहले मैं बात करें तो वो मिलिट्री डोमेन वाली थी। अब ये स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें तो ये जरूर देखना चाहिए जो कुछ हो रहा है इंडिया के नदर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट पे, इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू। जब इंडिया चाइना का पैंगोंग टू लेक पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया, देप्सांग और बाकी एरियाज बाकी हैं, उस पर अभी तक एक्शन शुरू नहीं हुआ है, पर 3 मेजर में से एक एक्शन तो शुरू हो गया। और उसके ठीक बाद पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी रेंजर्स कमिंग इन अग्रीमेंट कि अब बीएसएफ और आर्मी के साथ में सीज फायर नहीं होना चाहिए और एलओसी शांत होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें तो उसमें बहुत इतना इजीली देखा, बहुत लेयर लगते हैं। अब उस लेयर क्या लगता है, 2 पॉइंट्स क्विकली। पहला कि पाकिस्तान आर्मी को ऐसा लगा कि चाइना का जो प्रेशर था इंडिया पर,
मिलिट्री प्रेशर, ऑन ग्राउंड टैक्टिकल प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट, वो अब क्योंकि रिलीज हो गया है। अब इंडिया का बिल्टअप इतना ज्यादा है कि हल्का सा भी डाइवर्जन अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ किया गया तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी, बहुत ज्यादा डैमेज पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स को उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस तरह के अग्रीमेंट किए गए हैं। इसके पहले पाकिस्तान, क्योंकि ऐसा कुछ अगर आप टैक्टिकल लेवल पर देखें ऑन ग्राउंड, ऐसा कुछ भी खास बड़ा हुआ नहीं है, चाहे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू, कि सडनली इस तरह के अग्रीमेंट क्यों किए जा रहे हैं, सडनली इस तरह के बातों पर क्यों माना जा रहा है दोनों तरफ से। The only thing, major thing at tactical and military domain that has happened is कि इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया और वो आर्मी को और पैरामिलिट्री को बहुत लार्ज स्केल पर फ्री ऑफ बर्डन रखेगा, जिससे इंडिया नॉर्थ वेस्ट और बॉर्डर्स पर फोकस कर सकेगा। दिस आई बिलीव इज द मेन रीजन व्हाई पाकिस्तानी आर्मी हैज अग्रीड। बट एज आई मेंशन, इसमें बहुत सारे और अप्रीहेंशंस है, देखना होगा कितने दूर तक अभी चलता है। बिल्कुल सही है आशीष साहब, आपने बहुत जबरदस्त अपना एक तजिया दिया इस हवाले से जो एलओसी के ऊपर बेहतरी के आसार नजर आए। केसर भाई, आप फॉरेन ऑफिस को भी कवर करते हैं, पार्लियामेंट और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर आपकी बड़ी नजर होती है इस हवाले से, क्योंकि अब तकरीबन 10 दिन हो गए इस बात को कि कुछ थोड़ी सी आइस मेल्टिंग शुरू हुई है। आशीष भाई ने अपनी चीजें बताई कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया उन्होंने कि किस किस वजह से हुई, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जब बेहतरी आई तो उस वजह से भी शायद पाकिस्तान को यह लगा कि अब क्योंकि वो साइड खत्म हो गया तो इंडिया का पूरा फोकस जो है अपने दूसरे बॉर्डर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ उनकी सेटलमेंट हो गई। लेकिन अगर एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको नजर आ रहा है, मेरी भी नजर होती है, लेकिन क्योंकि आप मेरे गेस्ट आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस हवाले से एक आम आदमी का और फिर हुकूमती ऐवानों में क्या नजर आ रहा है आपको इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो सीज फायर हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते या इंडिया को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, दोनों का ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों तरफ से कोई मिसट्रस्ट होते हैं तो ये होता है। और सीज फायर के बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो पहले भी चाह रहा था, इंडियन की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो ये चीजें हो गई। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मेरी यहाँ पे लोगों के साथ बात हो रही होती है, उन लोगों के साथ जो इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसीज जिनकी इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं पाकिस्तान में, उनके साथ उनका एक बड़ा मेजर एक क्वेश्चन होता है कि हजूर वाला जो मीडिया से हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, वो इंडिया का मीडिया खासतौर पे और पाकिस्तान का भी खैर पीछे नहीं है, जो रिपोर्ट्स हमें आ रही होती हैं यहाँ पे दो मुल्कों के दरमियान जो मामलात हैं वो मुल्क मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं चलते होते। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक स्टोरी एक फ्लैश हो रही थी कि पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं और 200 आतंकवादी जो हैं, आतंकी जो भी इनको कहें, मुजाहिदीन कोई नाम दे दें उनको, तो वो वहां पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आज शाम को कल परसों तक वो इंडिया कश्मीर वाली साइड पे इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे। अब ये जो न्यूज आई वो मीडिया के थ्रू से आई, डेफिनेटली इंडियन मीडिया से, और जो है एक बहुत बड़ी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक स्टोरी थी जो ब्रेक हुई है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडियन मीडिया इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन जो मामलात होते हैं हुकूमतों के, अब इस लेवल पे कोई बात नहीं होना। तो ये चाहिए था कि अगर इस किस्म की कोई न्यूज थी तो इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो फौरन, या फिर जो DGMOs आपस में बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, इनको फौरन हॉटलाइन पे हो जाना चाहिए था, जो कि जिस जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो जिस वक्त चाहे ये हो सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर 200 ये जो मुजाहिदीन या आतंकी या जो भी थे इंडियन मीडिया को नजर आ गए हैं, तो क्या उनकी मिलिट्री को, उनके एक्सटर्नल अफेयर को नजर नहीं आए? और अगर वाकई ऐसा था तो फौरन इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी चिंगारी एक हो सकती थी कि खुदा ना खास्ता अगर वाकई इसमें कुछ सदाकत होती और वहां पे चले जाते, तो मेरा ख्याल है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट, इस वक्त मैं और फखर यूसुफ जई साहब, आप और हम सारे हमारे दोस्त आशीष सिंह साहब, हम इस तरह से प्रोग्राम ना कर रहे होते, हम वैसे ही तहलील हो गए होते, दोनों न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रीज हैं। तो ये मिस्ट्रस्ट का जो लेवल है वो दोनों मीडिया की तरफ से है, जो आग लगाते हैं हम लोग, जिसमें हम भी इसका एक हिस्सा है, इट हैज टू बी स्टॉप फर्स्ट थिंग। लेकिन जब हम हुकूमती लोगों के साथ बात करते हैं तो हुकूमत के लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। वहां कोई 1-1.5 महीना पहले हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कोई वहां से दिल्ली से कोई खबर ब्रेक की कि जी आपको भी याद होगा कि इस्लामाबाद के किसी सेफ हाउस में दाऊद इब्राहिम को देखा गया है, वहां पे रखा गया है और ये फिलहाल लोकेशन है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो एक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी वो वहां पे
परवेज मुशर्रफ के फार्म हाउस के साथ एक फार्म हाउस है डॉक्टर साहब का, उसके साथ जो दूसरा फार्म हाउस वहां पे बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल मुल्क है, नो डाउट अबाउट दैट। आप अगर पाकिस्तान के लेंस से देखें तो आप शायद उसको इतना वेट ना दें, लेकिन ये रियलिटी है। मुझे ये बताएं कि उनका एनिमी नंबर 1 यहाँ पे बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ का फार्म के साथ वाला जो फार्म है, उनको कितना पता है डॉक्टर का फार्म है, वहां पे बैठा हुआ है, और वहां पे ISI उनको कोई वो दे रही है, टोटके दे रही है कि अब क्या करना है। मुझे ये बताएं, अगर मीडिया को ये खबर पता चल गई है, तो हमें पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं, तो हुकूमतों का लेवल इतना कोई कमजोर है कि वो आपस में कनेक्शन नहीं कर सकते। उस वक्त इनकी हॉटलाइंस कहाँ पे होती हैं, उस वक्त इनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग कहाँ पे होती है। आप तो ये सारी मिसट्रस्ट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सारी मिसट्रस्ट, सारी मिस इन्फॉर्मेशन के बावजूद जो 2003 का जो एक सीज फायर हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, अगर इसको दोबारा 2021 में दोनों ताकतों ने ये फैसला किया है कि इसको इम्प्लीमेंट मनोवन करना चाहिए, मिसट्रस्ट दूर होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसका दोनों की इंडिया और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट, आर्मी, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज इस्लामाबाद में बैठ के आप इसकी हीट जो है ना फील नहीं कर सकते, या दिल्ली में बैठ के, जितना कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों क्रॉस पे रहने वाले लोग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा था। और आखिरी बात कि मेरा ख्याल है कि मेरी राब्ते होते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, हम साफी हैं, ज़ाहिर है कोई बाउंड्रीज नहीं है हमारी। मैं दिल्ली से भी इन कंटेक्ट हूँ, पाकिस्तान में भी। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि दोनों जो साइड्स हैं वो इस चीज पे मुतफिक हो गए कि इन तो जो हर दूसरे तीसरे दिन बाद काके का खड़ाक होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। और एक और बात भी है कि जो एक्सक्लूसिव शेयर करता चलो यहाँ पे, तो जब DG मिलिट्री और DGM उसका आपस में राब्ता हुआ था रिसेंटली, तो उसमें ये मुतफिक हुए थे कि इनके जो आपस में जो कनेक्शंस हैं या आपस में जो माहदे हैं, उनमें तो ऑलरेडी चीजें शामिल हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आपको किसी किस्म की इंटेलिजेंस मिलती है कि यहाँ से मुजाहिदीन या कोई भी आ रहा है, और अगर पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से मिलती है, जब ये बलोचिस्तान की तरफ से के बाद, क्योंकि यहाँ पे होता है कि बलोचिस्तान में इंडिया मुदाखलत कर रहा है, इस किस्म के मामलात बनते हैं, तो आप हुकूमती लेवल पे एक दूसरे को एंगेज करें, ना कि मीडिया के थ्रू वार करना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। मेरा ख्याल है कि ये चलेगा, लंबा अरसा ये सीज फायर चलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अजीत सिंह साहब, एक चीज जो केसवर साहब ने कही है बड़ी अच्छी, कि मीडिया के हवाले से हम लोग, क्योंकि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं हूं क्लास साहब, हम तीनों जर्नलिस्ट हैं और अपना अपना काम अपने अपने डोमेन में कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये वाली जो बात है कि मीडिया खबर देता है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इत्तेफाक से 1.5-2 साल होने को है कि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ जो है प्रोग्राम्स करने का मौका मिल रहा होता है, ये वाली चीजें क्यों हम लोग कर रहे हो? ये सिर्फ आपकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे भी कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। वो मतलब जिसे कहते हैं कि जलती पर तेल का काम कर रहे होते हैं, कि अगर कोई चीज छोटी सी भी होगी, इतनी सी अगर चीज होगी, तो उसको बड़ा कर कैसे करना है, और अगर नहीं भी होगी तो हमने ये शो करना है, आवाम को दिखाना है कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आतंकवाद भी है और कश्मीर में ये कर रहा है, बलूचिस्तान में वो कर रहा है, खैबर पुख्तनख्वा फाटा में ये कर रहा है। ये क्यों है ये चीज? देखिए, मीडिया सेंसेशनलिज्म ये एक थीमेटिक इशू है, और वो हमें न केवल इंडिया पाकिस्तान कवरेज के दौरान देखने मिलता है, वो बहुत सारे बाकी चीजों में भी हमें देखने मिलता है, चाहे वो क्राइम हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर कोई और डोमेन्स हो, इवन स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, एट टाइम्स इट गेट्स मोर सेंसेशनल एंड मोर देन व्हाट इट डिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ द स्क्रीन स्पेस। बट वो एक अलग थीमेटिक इशू है। लेकिन जो आपने बात कही गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया, दोनों साइड से मीडिया बहुत ज्यादा एडिंग टू जो फायर करता है कि हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मीडिया के कैमरे में कोई टेरर लॉन्च पैड कैप्चर नहीं है, कोई इतना बड़ा लेंस अभी तक बनाया नहीं गया है, और ना ही कोई सैटेलाइट इमेजेस से इस तरह की चीजें प्रूव हो रही है। मीडिया के जो कुछ मिलता है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस सोर्सेज हो या फिर पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, यही 3 डोमेन से ये इंफॉर्मेशन अपने सभी जर्नलिस्ट को मिलती है, चाहे मैं हूँ, आप हो या फिर हो। लेकिन ये कहना कि गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशंस है नहीं, या फिर वो उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसको यूज नहीं करते, ये मुझे लगता है कि
थोड़ा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, बीसीएमओ लेवल टॉक कोई 24-25 चीज फायर से पहले पहली बार नहीं हुई है। मैं आपको बताऊँ, मे बी शायद लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर नहीं होती होगी, लेकिन ये शेड्यूल्ड हॉटलाइन मैकेनिज्म है जो लगभग हर वीक होता है वेंसडे या थर्सडे को। बीच में कभी कभार कोई गैप आ जाता है प्रैक्टिकल रीजन से या स्ट्रैटेजिक डिसीजन से, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट इट्स ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पता नहीं कितनी बार पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या फिर डेप्यूटी हाई कमिश्नर को डीमार्क इशू किया होगा। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इन्हीं इश्यूज पर, सीज वायलेशंस पर कितनी बार इंडियन हाई कमिश्नर और डेप्यूटी हाई कमिश्नर को डीमार्क इशू किया होगा। इतनी बार हो चुका है ये कि अब तो ये ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं बनती कि इंडियन डीमार्क हाई कमीशन को डीमार्क इशू किया। वो थोड़ा सा नीचे टिकर पर चल जा रहा है क्योंकि फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा हो गया है। तो वो डीमार्क ऐसे छोटे होता है कि आप ये आपने स्वीकार किया, ये वार्निंग दी। बहुत सारी इंटेलिजेंस लेवल पे चीजें शेयर होती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम दोनों ही देशों के एनएसएस कई बार मिल लेते हैं थर्ड कंट्री में, थर्ड सॉइल पे। थाईलैंड वाज वन सच एग्जांपल जहाँ पे दोनों ही कंट्री के एनएसएस मिल लिए और बहुत दिनों बाद पता चल रहा है कि ये दोनों एनएसएस मिल गए। और ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें। एक लेटेस्ट बुक आई थी आईएसआई और रॉ चीफ के बीच में, दौलत साहब और मैं आपके फॉर्मर आईएसआई चीफ का नाम भूल रहा। ये तो इतने दरानी साहब, हाँ, इतनी बार मिलते थे, इतने अच्छे दोस्त बन गए कि ज्वाइंट को ऑथर और ऑथर बन गए। ठीक है, दो बुक लिखी। वो होता रहता है और गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश मैकेनिज्म्स हैं और उसको एक्सरसाइज भी किया जाता है अपने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से अपने समय पे। लेकिन ये जो मिस्ट्रेस वाली चीज है ना, देखिए ये जो ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच, इसके लिए मल्टी डोमेन चीजें करनी पड़ेंगी। वो केवल और केवल ऐसा एलओसी के सीजफायर से नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया टेररिज्म वाले इशू को पकड़ के बैठा है फॉर ऑल द जस्टिफाइड रीजंस कि जब तक टेररिज्म आप खत्म नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाइए, कुछ बात नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले वाले गवर्नमेंट में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, बातें करने की कोशिश की गई लेकिन रिजल्ट ऑन ग्राउंड कुछ और मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी परवेज मुशर्रफ समझौता बस को लेके गले मिल रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं और वहां पर कोई टेरर एक्टिविटी हो जा रही है, कारगिल हो जा रहा है और फिर पीएम बोलते हैं हमको तो पता नहीं था बॉस, ये आर्मी ने हमारे साथ कोई अलग ऑपरेशन कर दिया। फिर 26/11 जब हुआ मुंबई में, इंडियन गवर्नमेंट का डेलीगेशन पाकिस्तान में था और उसी समय पे ठीक 26/11 हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोशिशें नहीं की गई हैं इससे पहले, लेकिन वो रिजल्ट ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। वो दिखता नहीं है, जो बातें हो रही है, जो काम होता है, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ये जो एलिगेशन बार बार लगाए जाते हैं पाकिस्तान में कि आपकी गवर्नमेंट और आपकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस में दोनों अलग अलग पैरेलल सिस्टम है जो कि इंडिया में नहीं है। आप बात कर रहे हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट बात कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, लेकिन एक्शन कर रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसपे हमेशा टेरर स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने का एफएटीएफ की जिम्मेदारी पर आप गवर्नमेंट एफएटीएफ में अगर आप पाकिस्तान को देखें, जस्ट टर्न द टेबल फॉर अ बिट एंड सी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां पे एफएटीएफ में लड़ाई लड़ रही है कि नहीं ग्रे लिस्ट से निकाल दो, ग्रे लिस्ट से निकाल दो। निकल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो जो टेरर फंडिंग और स्पॉन्सरिंग वाले काम है वो तो बहुत सारे आर्मी और आईएसआई पर एलिगेशन लग रहे हैं, तो करने वाला कोई और लड़ने वाला कोई और। तो ये नेवर हैपन, यू नो। वो महमूद कुरैशी कितना भी वहां पर लड़ ले कि हमारे ग्रे लिस्ट से निकालो, देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। एफएटीएफ की टीम ऑन ग्राउंड आ रही है, देख रही है कर रहा है, अभी भी काम कर रहा कौन है? गवर्नमेंट नहीं कर रही, कर रहा है आर्मी और आईएसआई। तो राइट हैंड को पता नहीं लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो टेरर फंडिंग किस तरीके से इंडिया का इशू हमेशा से रहा है, इस पर हो गया। आप इस अजम्पशन में नहीं रहना चाहिए। मेरी भी सब चाहते हैं, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हियर। जब तक टेरर स्पॉन्सरिंग बंद नहीं होगी, और अब वो ध्यान रखिएगा कि टेरर स्पॉन्सरिंग पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है पाकिस्तान को, कोई इंडिया कंट्रोल नहीं करा है। इंटरनेशनल बॉडीज कह रही है कि हाँ पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। जब तक वो बंद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा होपफुल रहेगी। ये इंटरमीडिएट स्टेप है। लेट्स होप, लेट्स विश ये और आगे। बिल्कुल सही है। अच्छा केशव साहब, एक बात जो आशीष साहब ने कही है कि एक तो
एक पेज के ऊपर नहीं होती। हमारी सिविल हुकूमत और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों के बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं। और एक बात और भी आजकल भी हमें नजर आ रही है, कल भी इमरान खान साहब की स्पीच आपने भी सुनी होगी, हमने भी देखी, कि बीच में वो गैप्स इसलिए भी बढ़ जाती हैं कि हुकूमत कुछ कह रही होती है और वहां से कुछ और आवाजें आ रही होती है, तो फिर वो चीजें मिल नहीं पाती। आशीष की ये बात तो मैं मतलब उनसे एग्री करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की चीज नहीं है, होंगी और बहुत सारी खराबियां होंगी, इससे हटकर और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन शायद ये वाली चीज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और फोर्स के जो सपा सालार होते हैं या कोई और लोग वो ये चीजें नहीं कर पाते। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि मतलब टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर पाकिस्तान ने 24 वो चीजें जो पॉइंट्स थे उसको पूरा किया, 3 रह गई हैं, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द ग्रे लिस्ट। तो ये दोनों चीजें किस तरीके से मुमकिन है? हम एज ए जर्नलिस्ट जो हमारा काम है, हम कोशिश करते हैं, हम खबर लेके आते हैं, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा करते हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले से जो आशीष ने बात की? यूसुफ जई साहब, मेरा ख्याल है कि जो आशीष साहब बात कह रहे थे इसमें कुछ हद तक सदाकत है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात हमें मानना पड़ेगी बोल्डली। गवर्नमेंट इन द पास्ट जो है वो हमारे जो यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर तो आपको भी पता है कि हमारा जो हमारी मासेस हैं, हमारी जो नेशन है वो इनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करती नहीं है पॉलिटिशियन के ऊपर। और जो अभी हमने रिसेंटली देखा है कि ओपनली जनाब पैसे लेके आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो इसने बड़ा इसको डैमेज किया है पाकिस्तान के अंदर सियासत को, सियासतदानों को, खास तौर पर एक ब्रॉडर इमेज को। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान को, इनके ढेर सारे काम गलत हैं लेकिन जो बेहतरीन है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। डे 1 से मैंने जो इन्होंने कहा था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, और इसमें ज़ाहिर जब इदारों की बात होती है तो पावरफुल इदारा पाकिस्तान मेरा ख्याल उनका इंटरनेट कनेक्शन शायद कोई गड़बड़ कर रहा है। केसवर साहब की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है, अगर वो रिकनेक्ट कर लें। लेकिन अच्छी भाई आपकी तरफ आऊंगा, और ये वाली चीज जो अभी केसवर साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने वो इकदाम किए कि शायद पहली हुकूमतें नहीं कर सकी। जी जी जी, प्लीज प्लीज आशीष जी। मैं ना एक बात कह रहा था जी जी प्लीज आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, मेरा ख्याल मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जी जी, आप बोले। मैं वही आपको कह रहा था कि इमरान खान को हम अप्रिशिएट करते हैं कि डे 1 से इन्होंने जो एक फ्लॉ था जिसकी निशानदाही आप जी आशीष सिंह साहब कह रहे थे, वो जो फ्लॉ था, वो एक गैप था, इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद हमने उसको पहले कम होता देखा, अब इलिमिनेट हो गया है। अब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस, इनके दरमियान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है मेरे ख्याल में कि इतनी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन मैंने पिछले 18 साल। जी जी अच्छी साहब, मेरे ख्याल उनका कोई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है कनेक्शन, तो आप कोई बात कर रहे थे, प्लीज आप अपनी बात शुरू करें। आशीष साहब प्लीज। फकर मुझे एक बात बताइए, और मैं अगर कसवर भी आप मुझे सुन पाएंगे तो मैं चाहूंगा कि वो भी आंसर करें और आपके जो ऑडियंस है वो भी इस बारे में सोचें। मैं अग्री विद मी दैट्स अ डिफरेंट केस। मुझे बात बताइए, किस जमहूरियत में, किस देश में ऐसा होता है कि देश का प्रधानमंत्री जा रहा है एड्रेस द नेशन करने, एड्रेस द नेशन ना, और उसके कुछ घंटे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं वो करते हैं उस देश के आर्मी चीफ से और इंटेलिजेंस चीफ। अब मुझे बताइए, मुझे एक देश बता दीजिए जो अपने आप को हेल्दी डेमोक्रेसी कहता है और प्रधानमंत्री उस देश का प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करने से पहले आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ से बात कर रहा है। आपने देखा है कभी प्रधानमंत्री मोदी इतने सारे उन्होंने सरप्राइज एड्रेस टू नेशन कर लिए हैं, वो आके कभी सीडीएस से मिल रहे हैं उससे पहले, या फिर एयरफोर्स चीफ से मिल रहे हैं, या जो इंटेलिजेंस आईबी चीफ, गॉड चीफ, एमआईए चीफ। ये आप इस बात को अब देखिए और सोचिए। आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, किस डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्मी चीफ से बात कर रहा है, कोई भी अगर एड्रेस टू नेशन करना है उससे पहले। इट शोज कि कितना ज्यादा कंट्रोल मिलिट्री और इंटेलिजेंस आपकी पॉलिटिक्स पर रखती है, आपकी सरकार पर रखती है, व्हिच इज नेवर गोना बी अ गुड एंड हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है केसवर साहब, क्योंकि दोबारा आ चुके हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरी तरफ से थोड़ी सी कोई ट्रबल थी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कंफर्म कर दूं। तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान की सरकार
जी जी कसर भाई एक पॉइंट रेस किया है इन्होंने और बड़ा मैं मतलब आपसे पूछूंगा। एक इन्होंने कहा कि कल उन्होंने जो एड्रेस टू द नेशन था रात को जो उन्होंने किया है उससे पहले आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के साथ बैठकर और घंटे या दो की जो भी मुलाकात थी उनकी वो हुई। तो हाँ ये चाहिए एक डेमोक्रेटिक जो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके ऊपर भी बात करो, जो अपनी बात थी आप उसको भी कंप्लीट करें प्लीज। नहीं देखिए, बात सुने कि जो कल की आप मीटिंग की बात करें, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती है आर्मी, आर्मी के अंदर आईएसआई हो, एमआई हो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो सारी प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बहुत ही बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बगैर आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट क्या काम कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी खूबसूरती है इमरान खान साहब की कि पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह चीज साहब कह रहे थे इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ गुड। मैं आपको बताऊं कि आर्मी पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है, आर्मी के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो नेशन है वो पॉलिटिशियन से ज्यादा आर्मी के ऊपर ट्रस्ट करती है और आर्मी पाकिस्तान की सोवरेनिटी की एक गारंटी देती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जिस तरह से ये देख रहे हैं, हम देखते हैं डीजीआईएसआई यहाँ पे मौजूद होते हैं मीटिंग्स पे या आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं, ये खूबसूरती है ये सियासत और उसके बाद आर्मी। जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इनके दरमियान बड़ा गैप रहा है, हम देखते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इमरान खान को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो पावरफुल हल्के हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आर्मी तरफ आता है उनका और सिविलियन गवर्नमेंट का जो उन्होंने गैप खत्म किया है, उसके तो हमने सबसे पहले जो काम देखा था इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का, जब इमरान खान ने लॉन्च किया क्रैकडाउन इनके ऊपर, नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, अगर आर्म फोर्सेस की इनको बैक ना होती तो मेरे ख्याल में इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहुत बेहतरीन काम किए हैं, खास तौर पर जो इनको नथ डाली है यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इमरान खान ने, मेरा ख्याल है कि इसको अप्रिशिएट करें। और अगर आर्म फोर्सेस के साथ इनके ताल्लुकात ठीक ना होते तो ये तो हो नहीं सकता था। एफएटीएफ कहती क्या है, जिस तरह अजीत सिंह साहब कह रहे हैं, मैं इनसे 100% मुत्तफिक हूं, वो कहती क्या है, वो कहते हैं कि आप अपने अंदर जो बिगाड़ है वो उनको फाइंड आउट करें और उनके बाद इनको नथ डालें, इनको खत्म करें। ये हमारे हक में है। पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशंस कोई काम कर रही हैं जिसका हमें बहुत ही बुरा असर मिलता है, जहां भी बाहर जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम सब जाते हैं, तो हमें जो है ना मिलिट्री, पहले तो होता जब हम बाहर जाया करते थे 3-4 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले, तो हमें बड़ा एक प्रेशर हमें वो करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था। लेकिन जब से इन्होंने क्रैकडाउन किए हैं इसके ऊपर, जो आप देखें ज़कीर रहमान लखवी, उसके ऊपर मुकदमात हुए, हाफिज सईद, उसके बाद अब ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो जब चाहते जहां चाहते पहुंच जाते और अपना उन्होंने सड़कें ब्लॉक की, शहर के शहर उन लोगों ने यरगमाल बना लिए और उसके वजह खड़े हो जाया करते थे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने के बाद विद द बैकिंग ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जो जून की जो डेडलाइन है, ये लेजिस्लेशन हो रही है, मैं भी इन टच हूं लोगों के साथ और अपने सोर्सेज के साथ लेजिस्लेशन पाकिस्तान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि जून में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट जो है हमारा पाकिस्तान जो है वो इस ग्रेड लिस्ट से निकल जाएगा। तो इमरान खान साहब को आप अप्रिशिएट करेंगे जिस तरीके से उन्होंने आर्मी के दरमियान और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान गैप खत्म किया, दैट इज रियली इंप्रेसिव और एक खान साहब जैसा बंदा ही कर सकता था। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो करना चाहती है, जो उसको करना चाहिए, उस हवाले से हम यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम मिसालें देते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल कैसर साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, इस बात पे एग्री करेंगे कि हम लोग देते हैं बहुत सारे मसाइल। अब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं मोदी जी के आने के बाद, लेकिन वो एक अलग बहस है, उस पर किसी और टाइम बहस करेंगे। लास्ट कमेंट आप कीजिएगा अभी क्लासरा साहब ने जो बात की। देखिए, कैसर साहब ने जो बात कही वो इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी को अप्रिशिएट करते करते इनडायरेक्टली उन्होंने ये एडमिट किया कि पाकिस्तानी आर्मी का कितना दबदबा है, कितना ज्यादा एक्टिव रोल है। वही बात आशीष साहब, मैं इनडायरेक्टली नहीं मान रहा, मैं इनडायरेक्टली नहीं मान रहा, मैं डायरेक्टली मान रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इनके पीछे, पाकिस्तानी अपना वेट इनके पीछे थ्रो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मानने में ये बिल्कुल एक नंगा साची है, नंगा, कि अगर नेशन को, अगर पाकिस्तानी से पूछा जाए कि आपने अपने जो रूलर्स आपने वो अपने ऊपर वो करने हैं, अगर आपको मौका मिल जाए आर्मी में से और पॉलिटिशियन में से किसको चुनेंगे,
तो मैं दावे से कहता हूं कि 80% जो लोग हैं वो आर्म फोर्सेस को कहेंगे कि ये दे कुड बी द बेस्ट रूलर। तो इनका दबदबा है, लेकिन इनकी रूट्स भी तो है ना अवाम में। तो ये मैं इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली आपसे ये मैं एडमिट कर रहा हूँ। ठीक है जयश्री जी, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना, ये पूरे वर्ल्ड में, हर देश में, हर डेमोक्रेसी में पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म मच मोर देन द पॉलिटिशियंस। तो आप जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए या फिर इंडिया वाली अलग बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। अनलेस यू हैव अ डिक्टेटोरियल आर्मी, ये पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे आर्मी विल ऑलवेज बी, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स फोर्सेस विल ऑलवेज बी मच मोर रिस्पेक्टेड। तो ये कोई, इसको आप, इस एक्सेप्शन को आप मत देखिए कि पाकिस्तान में, और रूस सभी पाकिस्तानी आर्मी के सारे देश के जो अपने आर्मी और नेवी और एयरफोर्स होते हैं, उनके रूस तो आवाम में होते हैं, क्योंकि वही तो उन्हीं में से कुछ आर्मी बनते हैं, नेवी बनते हैं, एयरफोर्स में बनते हैं। सही बात इसकी, आप देखिए जो कल डोमेन क्या था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो प्योरली पॉलिटिकल डोमेन है। अगर आप कुछ ऐसा अनाउंस कर रहे हैं, कुछ ऐसा एड्रेस करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्शन करने जा रहे हैं शाम को, में मिलिट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल हो सकता है, और तब आप आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ से मिले तो मैं एक बार एक्सेप्ट भी कर लूं। लेकिन आपका जो मूव है, आपका जो एड्रेस है, वो प्योरली पॉलिटिकल है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें आपको आर्मी और आईएसआई चीफ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ रहा है। उसमें आपको, आप बोल रहे होंगे या फिर आप उनसे सुन रहे होंगे, दो में से एक ही बात होगी, या तो आप सुन रहे होंगे या तो उनसे ब्रीफ ले रहे होंगे। इधर वे दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल, एट द सेम टाइम इट कन्वेज। देखिए पूरी दुनिया देख रही होगी, एफएटीएफ वाले भी सोच रहे होंगे यार ये फिर जनरल बाजवा से ही बात कर लेते हैं ना, इसको कैसे हटाना है, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस इन्फॉर्म्ड हैं। जो कल मीटिंग हुई है आर्मी चीफ के साथ, जिसमें डीआईजी आईएसआई थे, उसमें इमरान खान साहब ने उनसे कोई सपोर्ट नहीं मांगी। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा है कि मैं पॉलिटिकली मेरे पीछे पड़ गई हैं पीटीएम वाले और खुदा का वास्ता मुझे बचाओ, ऐसी कहानी नहीं है। बड़े रीजनल इश्यूज होते हैं यहाँ पे, और पॉलिटिक्स के मुतालिक वहाँ पे कल कोई बात नहीं है। रेस्ट एश्योर यू, वही तो मैं कह रहा हूं, सोर्सेस ज्यादा होंगे पाकिस्तान में। पॉलिटिक्स के हवाले से कल जो 2 घंटे की सीटिंग हुई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इमरान खान गड़गड़ा रहे हो, माफिया मांग रहे हो, इससे आर्मी चीफ के पांव पड़ रहे हो कि हुजूर मुझे बचा लें सरकारी से या नवाज शरीफ से, ऐसी कोई कहानी नहीं हुई। रीजनल इश्यूज है, अफगानिस्तान है, बाइडन का इश्यूज है, वहां पे अमेरिकन के इश्यूज है। और मैं एक छोटी सी, आप 30 सेकंड दीजिए, एक बड़ी कहानी सुनो मैं आपको। मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के अंदर इसकी आर्मी चीफ की और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं वहां पे। हमारा एक चैनल एक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं सोर्सेज से कि जी अब आर्मी चीफ ने ये बात की है और नवाज शरीफ साहब ने ये उनको बताया है। कहानी खत्म हो गई। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त हुआ, मैंने कहा हुजूर बात सुने, ये आपके मुवक्किल सोर्सेज कौन है? तो 2 बंदे बैठे हो, खुदा का खौफ करो, 2 बंदे बैठे हुए, आप लाइव पे बैठे हुए हैं कि जी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं है। अब कहां से आ रही है खबरें? तो ये मिसइन्फॉर्मेशन है। सुने, फिर मुझे सुने, कल की जो मीटिंग हुई है आईएसआई, आर्मी और प्राइम मिनिस्टर की, चौथा बंदा कोई नहीं है, वहां पे ये बातें हो रही है। हमारा मीडिया है कि जी वहां पे इमरान खान साहब पॉलिटिकली बैकिंग ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है हजूर। नहीं, वही मैं जी करना अपना बात कीजिएगा, आप अपनी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। ऐसा है, देखिए आप किसी देश का प्रधानमंत्री वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जा रहा है और उसके 4 घंटे पहले आप आर्मी और इंटेलिजेंस चीफ से मिल रहे हैं। दिस शोज, क्या किसने बोला होगा वो छोड़ दीजिए, मैं वो सोर्सेज वाले रिपोर्टिंग पे नहीं जा रहा हूँ, आप रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव, वो बेहतर आंसर करें। लेकिन आपको ये पता चलेगा, ये इलेक्शन हो रहा है समझिए न्यू दिल्ली में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह रावत को बुला के बोल रहे हैं भाई साहब ये क्या है। आप बोलोगे नहीं अफगानिस्तान पे चर्चा कर लेते हैं, शाम को मेरे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाना है, हम लोग थोड़ा सीरिया पे बात कर लेते हैं, शाम को मुझे 2-4 घंटे बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करना है, और वो नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी। किसे फूल कर रहे हैं ये, मुझे आप बताइए। ये आपको, इसीलिए मैंने कहा ना, ये यहाँ का तो कोई हेडेक नहीं है। आई वांटेड यू ऑल टू एंड फॉर viewers to think about it, whether it's right or wrong, I'm no one to say, but I want to think about it. 4 घंटे बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से सरकार गिर जाएगी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, और आप अफगानिस्तान डिस्कस करने के बहाने आर्मी और कर रहे हैं। This is not the right way. There's a lot of improvement and introspection. बहुत शुक्रिया अजीत जी, बहुत शुक्रिया कैसवर रासरा साहब, उन्होंने बिल्कुल ये बात की और मैं आपकी बात से इस बात यहाँ पे मुत्तफिक हूँ।
कि पॉलिटिकल चीजें पॉलिटिकली सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में हल होनी चाहिए। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मतलब अपने एमएनएस से और एमपीएस से कल मुलाकात की, पूरा दिन इमरान खान साहब बड़े मसरूफ रहे, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वाकई में मेरा खुद सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक पॉलिटिकल चीज को पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करना चाहिए। हाँ, अगर बॉर्डर की कोई इश्यूज है, इस वक्त कोई नहीं है, हिंदुस्तान के साथ हमारी बेहतरी आ रही है, अफगानिस्तान का इशू है, एक परमानेंट इशू है, बट उसके ऊपर भी काम हो रहा है। पाकिस्तान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, हिंदुस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो वो भी होपफुली सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये टाइम नहीं था इमरान खान साहब का आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने का, आउट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो ले रहे हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल लोगों से मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से पीडीएम को ऑनबोर्ड लेना चाहिए, जिनको वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते, और उसकी वजह से इमरान खान साहब के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और रात की स्पीच हिंदुस्तान में भी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, हमने भी सुनी, तो वो ऐसी थी कि उसमें उनका, मैं कह रहा हूं कि मोराल उनका डाउन है और वो परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी परेशान है। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।